देखो बच्चों एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करवा रही हूँ। 4.2 में क्या है आपके पास, जो हमने एक्सरसाइज 4.1 की थी उसमें हमने होमोजीनियस जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन थी हायर ऑर्डर की उनको सोल्व करना सीखा था, है ना। अगर राइट साइड में आपका कोई भी एफ एक्स वाई का फंक्शन था तो हमने क्या किया था, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, और वो आपका किसके इक्वल होता है, जनरल सॉल्यूशन के। ठीक है, ये हमने 4.1 में किया था। लेकिन आज 4.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इनका सॉल्यूशन सीखेंगे हम कि किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, क्या रहेगा इसमें, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। ठीक है, जो कोएफिशिएंट्स होंगे ना वो कांस्टेंट है फोर्थ चैप्टर में जो हम कर रहे हैं, कोएफिशिएंट्स। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में क्या था, यहाँ पे जो इक्वेशन होती थी आपकी वो होमोजीनियस होती थी, है ना। होमोजीनियस में हमने सोल्व करने के जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का मेथड था वो सिंपल था। होमोजीनियस के केस में क्या था बच्चों, एक बार रिवाइज करवा देते हैं फटाफट। होमोजीनियस के केस में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा था। उसके लिए आपका जो वर्किंग रूल होता था वो ये था कि आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, और ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, जो डी था ना उसको रिप्लेस करते थे स्मॉल m से, और जो कैपिटल डी डैश था उसको रिप्लेस करते थे 1 से, है ना। जो भी इक्वेशन आती थी आपकी, फॉर एग्जांपल मेरे पास इक्वेशन आ गई इस तरह से कुछ, मान लीजिए इस तरह से कुछ इक्वेशन आ गई हमारे पास, है ना। कोई भी इक्वेशन होती थी एक, तो इसको फिर सोल्व करते थे, है ना। 3 रूट निकलेंगे इसके, यहाँ से m की वैल्यू जाएंगी। m की वैल्यूज अगर रियल और डिस्टिंक्ट आती है, अगर मान लिया सारी ही वैल्यूज क्या आ रही है आपकी, रियल और डिस्टिंक्ट, फॉर एग्जांपल m1 और m2 ये दो रियल और डिस्टिंक्ट रूट आ गए, तो उस केस में जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का जो मेथड था वो ये था, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू फाई 1 y प्लस m1 x प्लस फाई 2 y प्लस m2 x। ठीक है, इस तरह से लिखते थे। और अगर आपके पास रियल और इक्वल वैल्यू होती थी तो हम किस तरह से लिखते थे, मान लिया आपके पास m1 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 ये 3 रूट हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं ना, तो उस केस में जब हम CF लिखते थे तो इस तरह से लिखा जाता था आपका फाई 1 y प्लस m1 x प्लस x फाई 2 y प्लस m1 x प्लस x स्क्वायर फाई 3 y प्लस m1 x। ये था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का जो भी मेथड था जब होमोजीनियस इक्वेशन होती थी आपके पास, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऐसे ही निकलता था। ठीक है, उसके बाद पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के जो आपके केसेस थे वो अलग अलग थे, वो भी मैं बता देती हूँ। लेकिन यहाँ पर CF निकालने का मेथड ये था, क्लियर है। कब था ये, जब आपके पास होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो तब। उसके बाद बच्चों पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालना मैंने आपको बताया था, है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी बताया था होमोजीनियस के केस में। अगर आपकी इक्वेशन है यहाँ पर नॉन होमोजीनियस के बजाय होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट हो, तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के केस मैंने डिस्कस किए थे वो था आपके पास केस 1। केस 1 में अगर राइट में आपका f(x, y) इफ f(x, y) इज इक्वल टू क्या हो, e रेज़ टू पावर ax प्लस by, अगर इस टाइप का है आपका, ठीक है, अगर आपका इस टाइप का है f(x, y) राइट साइड में e रेज़ टू पावर ax प्लस by, तो उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है ना बच्चों वो होता था 1/f d डैश e रेज़ टू पावर ax प्लस by, ऐसे ही लिखते थे हम पहले तो, है ना। और जो इसकी वैल्यू आती थी वो थी 1/f ऑफ d को रिप्लेस करते थे x के कोफिशिएंट से, d को रिप्लेस करते थे x के कोफिशिएंट से 1 से, और d डैश को रिप्लेस करते थे y के कोफिशिएंट से b से, और यहाँ पे e रेज़ टू पावर ax प्लस by, यही था बच्चों।
और एक और चीज थी यहाँ पे, जो एफ ऑफ ए बी है ना, वो आपका नॉन जीरो होना चाहिए। जीरो का केस हमने लास्ट में अलग से डिस्कस किया था, ठीक है। ये था फर्स्ट केस, जब हमारा राइट में क्या हो, एफ ऑफ एक्स वाई किस टाइप का फंक्शन दे रखा हो, ई रेज टू पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है। तो उस केस में जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता था वो इस तरह से निकालते थे हम। फिर उसके बाद सेकंड केस में क्या था बच्चों, केस 2, उसमें अगर आपका राइट में एफ ऑफ एक्स वाई जो फंक्शन दे रखा है इक्वेशन में, वो इस तरह का हो, साइन एम एक्स प्लस एन वाई, या फिर और करके लिख दो, या फिर क्या हो, कोस एम एक्स प्लस एन वाई, ठीक है। साइन एम एक्स प्लस एन वाई हो या फिर कोस एम एक्स प्लस एन वाई हो, तो उसको हम किस तरह से सोल्व करते थे, पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालते थे हम, वो देखो आप। केस सेकंड में जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे यहाँ पे, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी डी डैश, यही था। और यहाँ पे क्या लिखते थे, अगर साइन है तो साइन, अगर कोस है तो कोस, तो यहाँ पर अगर मान लिया साइन हो या फिर कोस हो, वो लिख देना एम एक्स प्लस एन वाई, और करके लिख देना कोस एम एक्स प्लस एन वाई। यहाँ पे हम कैसे निकालते थे बच्चों, रिप्लेस करते थे डी स्क्वायर को किससे, माइनस एम स्क्वायर से, यहाँ से, ठीक है। डी डैश स्क्वायर को रिप्लेस करते थे माइनस एन स्क्वायर से, और डी डी डैश को रिप्लेस करते थे बच्चों माइनस एम एन से, ठीक है। हम सिर्फ इन वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ पे, डी या डी डैश को रिप्लेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रिप्लेस करना है और उसके बाद उसको सोल्व कर सकते हैं, इस तरह से रिप्लेस करेंगे। और मान लिया आपके पास ये आ जाए, फॉर एग्जांपल आपने वैल्यूज ये पुट कर दी, ये वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास ये बच गया यहाँ पे कोई भी आपका यही है, साइन एक्स प्लस एन। तो एक इसी में एक केस ऐसा भी बन सकता है आपका, है ना, जिसमें डिनोमिनेटर में क्या आ जाए आपका, डी या डी डैश में कुछ बन जाए। लेकिन हम यहाँ पे वैल्यूज जो पुट कर सकते हैं वो डी स्क्वायर की, डी डैश स्क्वायर की, या फिर डी डी डैश की वैल्यूज पुट कर सकते हैं ना, डी या डी डैश की वैल्यू नहीं पुट कर सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताओ, अगर ये न्यूमरेटर में होता डी या डी डैश, तो डायरेक्ट हम क्या कर देते, डिफरेंशिएट कर देते ना। डी का मतलब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव, और डी डैश का मतलब है पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में भी अगर 1/d होता तो हम इंटीग्रेट कर देते विद रिस्पेक्ट टू एक्स, या फिर 1/d डैश होता तो भी हम इंटीग्रेट कर देते विद रिस्पेक्ट टू वाई। लेकिन यहाँ पे तो हमारा ऐसा भी कुछ नहीं आया, यहाँ पे तो इस टाइप का आ गया कि 1/d प्लस डी डैश। तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है d माइनस डी डैश से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देना है d माइनस डी डैश से। इस टाइप के भी आपके बन सकते हैं क्वेश्चन, जब आप सोल्व करके देखोगे तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर डिनोमिनेटर में, ठीक है। और डी स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं और डी डैश स्क्वायर की वैल्यू भी हम पुट कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। और न्यूमरेटर में आया डी माइनस डी डैश, डी का मतलब है करली बाई करली एक्स, और डी डैश का मतलब है करली बाई करली वाई, उसको सोल्व कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सेकंड केस ये था कि उसमें हम सिर्फ डी स्क्वायर, डी डैश स्क्वायर और डी डी डैश की वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और बाकी हम इस तरह से सोल्व कर लेंगे जो भी आपका आएगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल में ये आपका सेकंड केस था जो मैंने कराया था आपको। उसके बाद थर्ड केस में ये था बच्चों, थर्ड केस में था इफ f of x y is equal to x raised to power m y raised to power n, m और n आपके कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जब आप पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का मेथड ये होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन f d d डैश, और यहाँ पर लिखोगे आप x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर n, ठीक है। यहाँ पर हम इस तरह से करते थे कि इसमें से या तो d की पावर्स को कॉमन निकालो या फिर d डैश की पावर्स को कॉमन निकालो, और यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में है ना वो 1 प्लस d डैश बाई d बचे, या फिर 1 प्लस माइनस है ना d अपॉन d डैश बचे, ठीक है। इस तरह की कुछ पावर्स अगर आ रही है तो फिर हम क्या करते थे नेक्स्ट पे कि उसको ले जाते थे न्यूमरेटर में ले जाते ही क्या हो जाएगी पावर -1,
और -1 पावर होते ही वहां से फॉर्मूला लगा देंगे और फिर इसका टर्म टू टर्म डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है, तो इसको हमने इस तरह से देखा ना। और अगर मैं कोई एग्जांपल आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल 1 मैंने लिख दिया d माइनस d डैश स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा केस में लेके चल रही हूँ, ये ले लिया और यहाँ पे आपका x स्क्वायर y। ठीक है, ये है आपके पास। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, किसी टाइप का a है ना, x रेज टू पावर n y रेज टू पावर n, इसी टाइप का है फंक्शन। तो हम यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, या तो d की पावर्स को कॉमन निकालो या d डैश की पावर्स को कॉमन निकालो। ठीक है, हाईएस्ट पावर को ताकि 1 बन जाए ब्रैकेट में। क्लियर, 1 बनाना है ब्रैकेट में। तो अब 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, या तो d की पावर्स को कॉमन निकालो, दोनों ही तरीके में आपको बताती हूँ यहाँ पे। अगर हमने कॉमन निकाला तो d स्क्वायर कॉमन निकाला तो बच्चों 1 माइनस d डैश बाय d और इसका स्क्वायर यहाँ पे आएगा x स्क्वायर y। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 1 बाय d स्क्वायर इसको ले जाएंगे न्यूमरेटर में, 1 माइनस d डैश बाय d की पावर -2 x स्क्वायर y, यही आएगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, इसको ओपन कर देंगे, इसको ओपन करके यहाँ पर 1 2 डेरिवेटिव 2 3 होंगे, आगे वाले सारे टर्म्स 0 बन जाएंगे आपके जब ऑपरेट करोगे ये वाले, जैसे d डैश क्यूब अपॉन d क्यूब वाली टर्म। ठीक है, तो वो सारी 0 बन जाएंगे आप। 0 कब बनेगी, ठीक है, देखो यहाँ से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो 1 अपॉन d स्क्वायर, यहाँ से क्या आएगा 1 प्लस 2 d डैश बाय d, फिर प्लस 3 d डैश स्क्वायर बाय d स्क्वायर, इस तरह से आएंगे ना। तो आप एक बार देखो, यहाँ पर d डैश है, d डैश का मतलब क्या है, करली वाई है ना। तो जब आप करली वाई निकालोगे मतलब इस पे ऑपरेट करना है, प्लस अप टू सोन, यही आएगा ना, प्लस अप टू सोन, ये x स्क्वायर y, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर y आएगी फर्स्ट टर्म आपकी, फिर प्लस 2 बाय d और d डैश को ऑपरेट करोगे इस पे, d डैश को ऑपरेट अलग से ऑपरेट करके बता देती हूँ, d डैश को ऑपरेट करोगे तो इसका मतलब है करली वाई, मतलब इसका पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा x स्क्वायर। ठीक है, अब आप क्या करोगे, d डैश स्क्वायर, क्योंकि ये भी तो नेक्स्ट टर्म में ये भी तो चाहिए हमें। ठीक है, d डैश स्क्वायर x स्क्वायर y, ये निकालोगे आप। d डैश स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो आया हुआ है इसका एक बार फिर से पार्शियल डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका फिर से करोगे तो क्या आएगा 0। तो जब d डैश स्क्वायर 0 आ गया तो इससे आगे वाली टर्म्स मतलब d डैश क्यूब आएगा, d डैश रेज़ टू पावर 4 आएगा, है ना, आगे वाली सारी टर्म्स क्या आएंगी 0 बन जाएंगी जब इस पे ऑपरेट करोगे तो। ठीक है, तो हम आगे वाली टर्म्स लिख ही नहीं रहे, छोड़ दो, ये वाली टर्म भी 0 बन रही है, इसको भी रहने देते, या फिर ये वाली टर्म लिख दी ताकि हम ये दिखा दें कि ये 0 बन रही है और आगे वाली भी 0 बन रही है। क्लियर बच्चों, तो ये है, तो यहाँ से इन दोनों पे ऑपरेट कर दो और फिर सोल्व कर दो। एक तो मेथड है ये, और दूसरा मेथड क्या रहेगा, मतलब दोनों ही सेम है, हम वही कॉमन निकालेंगे जो, जैसे यहाँ पर y रेज़ टू पावर 1 है, y रेज़ टू पावर 1 है, तो हमें ये पता है कि यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए हमारे पास, d डैश की पावर्स आनी चाहिए, है ना, ताकि d डैश स्क्वायर ही आपका क्या बन जाए 0 बन जाए जब आप इस पे ऑपरेट करें। ठीक है, लेने को तो आप 1 बाय d डैश स्क्वायर भी कॉमन निकाल सकते थे, यहाँ से 1 बाय d डैश स्क्वायर भी कॉमन निकाल लेते, उससे भी ऐसे ही हो जाता। क्लियर, ये था हमारा थर्ड केस में हमने कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस का पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाला था, जिसमें आपका राइट साइड में जो फंक्शन है f(x, y) वो इस टाइप का हो, x रेज़ टू पावर m, y रेज़ टू पावर n। ठीक है, क्लियर बच्चों। उसके बाद है एक था हमारे पास जनरल मेथड, फोर्थ केस में जनरल मेथड लिखा हुआ है। जनरल मेथड में क्या करते थे हम, अगर आपका f(x, y) राइट साइड में f(x, y) कोई भी फंक्शन हो x, y का, इफ f(x, y) इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, कोई भी फंक्शन हो आपका x और y का राइट साइड में, तो आप इसको इस मेथड को जनरल मेथड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक कंडीशन है कि जो आपके ये है ना f d d डैश, इसके जो फैक्टर्स है ना वो इसके फैक्टर्स इस टाइप के होने चाहिए, d माइनस
एम डी डैश, इस टाइप की होनी चाहिए, पावर्स हो जाए या फिर और कुछ, एम जी देते हैं। ठीक है, अगर इस टाइप के फैक्टर हो पा रहे हैं तो फिर हम जनरल मेथड लगा सकते हैं 1 बाई डी माइनस एम डी डैश, यहाँ पे आएगा एफ ऑफ एक्स वाई, और इससे नेक्स्ट स्टेप पे आपको क्या करना है, डायरेक्टली कंपेयर करवा के एम की वैल्यू निकाल लोगे जो भी आपका फैक्टर बना है और इंटीग्रेट कर दो, एफ एक्स वाई को रिप्लेस करेंगे, वाई प्लस एम एक्स होता है सी, तो यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी c माइनस एम एक्स, तो यहाँ पे y को रिप्लेस कर दो c माइनस एम एक्स से और इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करने के बाद लास्ट में जो भी आपका सोल्व हो जाएगा तो फिर c को फिर से रिप्लेस कर देना y प्लस एम एक्स। तो इस टाइप के फैक्टर को अगर इस पे ऑपरेट कर रहे हो तो इस तरह से ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, ये होता है जनरल मेथड। राइट में आपका कोई भी फंक्शन हो एक्स वाई का तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि d माइनस एम डी डैश इस टाइप के फैक्टर होने चाहिए आपके, एफ डी डी डैश। क्लियर, ये किया था हमने। उसके बाद एक शॉर्टर मेथड कराया था मैंने, इसी में एक शॉर्टर मेथड भी मैंने आपको कराया था। शॉर्टर मेथड में क्या था बच्चों, शॉर्टर मेथड में दो कंडीशंस थी बच्चों। शॉर्टर मेथड अप्लाई करने के लिए दो कंडीशंस थी हमारे पास। कंडीशंस क्या क्या थी, फर्स्ट कंडीशन मैंने याद कराई थी आपको। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि जो आपका राइट में फंक्शन है ना, जो आपका राइट साइड में फंक्शन है वो इस टाइप का होना चाहिए, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई का कोई फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन ये थी। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो एफ डी टी डैश है ना वो होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री एन का, ये आपका होमोजीनियस फंक्शन होना चाहिए इन डी एंड डी डैश, इन डी एंड डी डैश ऑफ डिग्री एन। ठीक है, और एक्सरसाइज 4.1 जब हम कर रहे हैं तो उसमें तो हम होमोजीनियस ही पढ़ रहे हैं, उसमें तो हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट को ही तो सोल्व करना सीख रहे हैं। तो इसमें तो एफ डी टी डैश आपका होमोजीनियस ही रहने वाला है, और होमोजीनियस रहेगा तो बस आप क्या करो, उसकी डिग्री देख लो। ठीक है, ये दो कंडीशंस हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप शॉर्टर मेथड लगा सकते हो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए। और शॉर्टर मेथड क्या कहता है आपका, जब आप इसको अप्लाई करोगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालोगे 1 बाई एफ डी डी डैश, यहाँ पर लिखोगे एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। ठीक है, ये इक्वल होता है 1 बाई एफ ऑफ ए कोमा बी। सबसे पहले तो आपको डी को रिप्लेस कर देना है ए से, डी डैश को रिप्लेस कर देना है बी से, और उसके बाद इंटीग्रेट कर देना है एफ यू डी, इसको इंटीग्रेट कर देना है आपको। ठीक है, और ये इंटीग्रेशन कितने टाइम्स होगा, जितनी डिग्री है यहाँ पे, n टाइम्स। ठीक है, एफ ऑफ ए बी नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो के लिए अलग से केस है जो मैंने आपको कराया था, ये आपका नॉन जीरो है। ये इस तरह से होगा, मतलब क्या करना है आपको, पर्टिकुलर अगर शॉर्टर मेथड अप्लाई कर सकते हो ना तो उसके लिए ये करना पड़ेगा आपको कि पुट कर देना है, पुट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू यू। ठीक है, इसको यू पुट कर दो, यू पुट करोगे तो यहाँ से एफ ऑफ यू बनेगा। अब एफ ऑफ यू को इंटीग्रेट करना है कितने टाइम्स, जो इसकी डिग्री हो, होमोजेनियस फंक्शन की जितनी डिग्री है, अगर 2 डिग्री है तो 2 टाइम्स इंटीग्रेट कर दो, n डिग्री है तो n टाइम्स कर दो, जितनी भी डिग्री है उतने टाइम्स इंटीग्रेट करना है, और साथ में 1/f ऑफ ये आएगा a। ठीक है, ये शॉर्टर मेथड है तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल। इसी मेथड के लिए अप्लाई करें इसको शॉर्टर मेथड को, हाँ शॉर्टर मेथड को आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल कंडीशंस है उसकी ये दो बस, कि फंक्शन आपका ax प्लस by टाइप का होना चाहिए, और दूसरी चीज है कि होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए डिग्री है, बस। अगर ये दोनों कंडीशंस अप्लाई है तो जो हमने अभी केस डिस्कस किए थे ना 4, अगर उनमें से आप किसी पे भी शॉर्टर मेथड लगा सकते हो। ठीक है, बस ये कंडीशन आपकी दो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप अप्लाई कर सकते हो शॉर्टर। ठीक है बच्चों, ये हमारा
शॉर्टर मेथड पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का। ठीक है, उसके बाद मैंने एक केस और कराया था कि अगर आपका डिनोमिनेटर में क्या बन जाए, जीरो बन जाए, है ना। डिनोमिनेटर में जीरो बनने का एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, एक्सेप्शनल केस था ये आपका एक्सेप्शनल केस था। इसमें क्या था बच्चों, देखो इसमें ये था व्हेन f a b इज इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर में आपका जीरो बन रहा है। ठीक है, तो उसके लिए एक रिजल्ट याद कराया था, आप फैक्टर बनाओ एफ डी डी डैश के। वो फैक्टर इस टाइप से बनने चाहिए, बी डी माइनस ए डी डैश रेज टू पावर एन, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, इस ए एक्स प्लस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे इस टाइप के फैक्टर बनने चाहिए आपके एफ डी डी डैश के। तो डायरेक्ट रिजल्ट है, क्या रिजल्ट है, x रेज टू पावर n अपॉन b रेज टू पावर n n फैक्टोरियल, और ये f ऑफ ax प्लस b। बस ये रिजल्ट है आपके पास। ठीक है, अगर आपका डिनोमिनेटर में जीरो बन रहा है, डिनोमिनेटर में अगर जीरो बन रहा है तो आप क्या करोगे, इस तरह से फैक्टर कर लोगे एफ डी डी डैश के। ठीक है, फैक्टर करने के बाद आप कंपेयर करवाओ, b की वैल्यू निकालो, a की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू निकालो, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, बस आपका डायरेक्ट पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। ठीक है बच्चों, ये हमने एक्सरसाइज 4.1 में किया, यहाँ तक 4.1 का काम है।